हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है चैनल पर। तो चलिए फिर आज की कहानी को शुरू कर लेते हैं। अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मामी खिलखिलाती हुई मेरे पास आई और आते ही मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मामी के अलावा यहाँ मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं था। मैं यहाँ की शादी में आया था। मामी का जो बचपन था वह हमारे गाँव में ही बीता था, क्योंकि उनका एक रिश्तेदार हमारे गाँव में रहा करता था, तो वह वहाँ पढ़ाई करने की वजह से रहा करती थी। मामी का मुझे यूँ लिपटना बहुत सुकून दे रहा था। ना जाने क्यों मामी की जवानी मुझे अपनी ओर खींचती चली जा रही थी। दिल कर रहा था मामी मुझे यूं ही लिपटी रहे। मुझे बहुत आनंद आ रहा था। मैं मदहोश होता जा रहा था। उसके बाद मामी मुझे अपने घर लेकर गई। रात के 12 बज चुके थे। मामी ने कहा, चलो आओ सोते हैं। बाहर बहुत ठंड थी, लेकिन अंदर का माहौल बहुत ही ज़्यादा गर्म था। इसके बाद मामी मेरे और करीब आ गई, या यूं कहें मुझे पूरी तरह चिपक चुकी थी। मेरा नाम विशाल है। मैं यूपी के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मेरी उम्र लगभग 22 साल है और जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वह मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची घटना है। एक बार मैं किसी रिश्तेदार की शादी में गांव गया हुआ था। मैं शादी में जाना नहीं चाहता था, लेकिन पापा मम्मी ने ज़बरदस्ती की तो मैं चला गया। इस गांव में मेरी दूर की रिश्ते में लगने वाली मामी रहा करती थी। उन्हें हम प्यार से चांदनी मामी कहकर पुकारा करते थे। उनकी शादी को लगभग 7 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक उन्हें कोई औलाद नहीं थी। इस शादी में चांदनी मामी भी आई हुई थी। मैंने उन्हें देख लिया था, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा था। उनका बचपन हमारे गांव में ही बीता था। उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई हमारे गांव से ही की थी। उनके एक रिश्तेदार हमारे गांव में रहा करते थे, जिनके घर उन्होंने रहकर पढ़ाई की थी। चांदनी मामी को मैं बचपन से ही बहुत पसंद किया करता था, क्योंकि वह मेरा बहुत ख्याल किया करती थी। आज मैं चांदनी मामी को पूरे 7 साल बाद देख रहा था। उनकी शादी इसी गांव में हुई थी। जिनसे उनकी शादी हुई थी वह मेरे दूर के रिश्ते के मामा थे। आज मैंने देखा तो उनकी खूबसूरती बहुत ही निखर कर आ रही थी। वह पहले से ज़्यादा बहुत खूबसूरत लग रही थी। सच कहूँ तो मुझे ही मन में मामा से जलन हो रही थी। आज मैं पहली बार किसी औरत का आकर्षण महसूस कर रहा था। वैसे मैं बहुत ही गुमसुम और चुप रहने वाला लड़का हूँ। खासकर लड़कियों के मामले में तो मैं बिल्कुल ही पीछे था। लेकिन आज मामी की खूबसूरती और जवानी देखकर मेरा मिजाज बिल्कुल बदल चुका था। मैं उन्हें एक ही दिन में अपनी बाहों में लेने के सपने देखने लगा था। न जाने क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। मैंने अपने दिल को बहुत समझाने की भी कोशिश की, लेकिन दिल मानने को तैयार ही नहीं था। वह शादी मैं जहाँ जहाँ जा रही थी मैं उनके पीछे पीछे छुप छुप कर घूम रहा था। उस दिन मैं पहली बार अपने दिल से इतना मजबूर हुआ था। कुछ घंटे में मैं एक समझदार और आम इंसान से पागल दीवाना सा बन गया था। फरवरी का महीना था तो ठंड भी अपने पूरे जोर पर थी। शादी का माहौल था तो सोने का इंतज़ाम भी कुछ ठीक सा नहीं था। अक्सर शादी विवाह में ऐसा होता है कि सोने की जगह अच्छे से नहीं मिल पाती। मैं यही सोच रहा था कि मैं कहाँ सोऊंगा, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली। तभी मेरी मामी मेरे पास आई और मुझे आते ही गले से लगा लिया, क्योंकि मेरी मामी मुझे बचपन से जानती थी। उनका यूं गले लगना मुझे मदहोश किए जा रहा था। मैं अजीब सा दीवाना सा हो गया था। लग रहा था मामी मुझे यूं ही चिपके रहे। थोड़ी देर बाद मामी ने मुझे अपनी बाहों से अलग किया और कहने लगी, कैसे हो विशाल, और कुछ परेशान से लग रहे हो, क्या बात है? तो मैंने कहा, मामी कुछ नहीं, बस सोने की परेशानी है। तो मामी कहने लगी, यह भी कोई परेशानी वाली बात है? चलो तुम मेरे घर चलो, तुम वहाँ आराम से सोना। मैं खुश हो गया और मामी के साथ चल पड़ा। अंधेरी रात थी और गांव में वैसे भी लाइट नहीं होती। सर्दियों का मौसम था, रास्ते भी कुछ ऊंचे नीचे थे। तो मामी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, तुम आराम से चलो, तुम्हें यहाँ के रास्तों का मालूम नहीं है। मामी ने मुझे फिर से दूसरी बार छुआ था। उनके कोमल हाथ मेरे बदन पर सिरहन पैदा कर रहे थे और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। और फिर हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े मामी के घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में कुछ और लोग भी शादी से अपने घर की तरफ जा रहे थे। उनमें से कुछ औरतें भी थीं जो आपस में बातें कर रही थी, जिनकी आवाज़ सन्नाटे की वजह से साफ सुनाई दे रही थी। उनमें से एक कह रही थी कि शांति,
कल तुम्हारी बेटी की सगाई है ना, तो उस चांदनी को अपने यहाँ मत बुलाना, नहीं तो अपशगुन हो जाएगा। किसी बांझ औरत का ऐसे शुभ मुहूर्त पर आना अपशगुन ही होता है। उनमें से एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि सतीश को तो दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, कब तक इस बांझ औरत के साथ रहता रहेगा। सतीश को चांदनी को तलाक दे देना चाहिए। रात काफ़ी अंधेरी थी, तो उन लोगों को महसूस ही नहीं हुआ कि हम लोग उनके पीछे चल रहे हैं और उनकी सारी बातें सुन रहे हैं। जब मामी ने सारी बात सुनी तो उन्होंने मेरे हाथ को कस के दबा दिया, जैसे अपने गुस्से को बर्दाश्त करने की शक्ति महसूस कर रही हो। उनके बारे में इस तरह की बातें सुनकर मुझे दुख हो रहा था। थोड़ी ही देर में मामी फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें बहुत ही दुख का एहसास हो रहा था। मैंने मामी से कहा, मामी आप थोड़ी देर रुकिए, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। और मेरे कहने पर मामी रुक भी गई। मैंने अपने दोनों हाथों से उनके कंधों को पकड़ा और उन्हें समझाया कि मामी आप ज़्यादा परेशान मत हो, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, इसलिए इनकी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो। आप बहुत अच्छी हो और देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही मामी मेरे गले फिर से लिपट गई और रोने लगी। कहने लगी, विशाल आज पहली बार नहीं है, मुझे इस तरह के ताने यहाँ रोज़ ही सुनने को मिलते हैं। मेरा तो अब जीने को दिल ही नहीं करता। मैंने उन्हें अपने से अलग किया और उनके होठों पर अपनी उंगली लगाते हुए कहा, आप ऐसी बातें मत करिए। मैंने उन्हें बहुत समझाया। काफ़ी देर बाद वह बड़ी मुश्किल से शांत हुई और उसके बाद हम घर के लिए निकल पड़े। और कुछ ही देर बाद हम मामी के घर पहुंच चुके थे। जब हम घर पहुंचे तो घर पर कोई नहीं था। मैंने मामी से पूछा कि मामा कहाँ है, तो मामी ने बताया वह किसी काम से शहर गए हुए हैं। खाना तो हम शादी में खा ही चुके थे, इसलिए अब बस हमें सोना ही था। ठंड बहुत ही थी, तो मामी ने एक रज़ाई निकाली और उसके बाद मुझसे कहा कि तुम रज़ाई में अंदर बैठो, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। उसके बाद मामी अपने कपड़े बदल कर मेरे साथ इस रज़ाई में बैठ गई और हम दोनों फिर बैठकर रज़ाई में बातें करने लगे। इधर उधर की बातें करते करते मैंने अचानक से ही उनसे पूछ लिया कि मामी आखिरकार आपकी शादी को इतने साल हो गए हैं, अभी तक आपको औलाद क्यों नहीं है। वह मेरी बात सुनकर मायूस सी हो गई और बड़ी ही उदासी वाले स्वर में कहने लगी, मुझे लगता है शायद तुम्हारे मामा में ही कुछ कमी है, क्योंकि एक दिन मैं उनका टेस्ट करवाने के लिए एक क्लिनिक लेकर गई थी। वहाँ की जो डॉक्टर थी वह मेरी फ्रेंड थी। उसने मुझे बताया था कि तुम्हारे पति में कुछ कमी है, जिस वजह से तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हो। लेकिन मैंने आज तक अपने पति से उस बारे में बात ही नहीं की। मुझे लगा शायद उन्हें सुनकर दुख होगा, या फिर शायद वह जानते हैं कि उनमें कमी है, इसी वजह से वह साधु संतों की बातों में ज़्यादा आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि बाबा के इलाज से उन्हें औलाद का सुख मिल जाएगा। कुल मिलाकर कहूँ तो हम दोनों ने खुलकर कभी इस बारे में आपस में बात ही नहीं की। वह साधु संत और बाबा पर बहुत सारा पैसा भी खराब करते हैं। कोई उनसे कहता है कि इसी महीने तुम्हें खुशखबरी मिल जाएगी, तो कोई कहता है 2-4 महीने में ही तुम बाप बन जाओगे। लेकिन शादी को 7 साल हो गए हैं, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। एक बाबा ने तो अभी 2 महीने पहले ही इन्हें कहा था कि तुम्हें 2 महीने में खुशखबरी मिल जाएगी। लेकिन विशाल, मैं जानती हूँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यह सब ढोंगी बाबा है, जो तुम्हारे मामा को इस तरह की बातों में उलझाकर उनसे पैसा वसूल कर रहे हैं। इतना कहते मामी फिर से रोने लगी। मुझे उनका ही रोना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उन्हें हाथ पकड़कर थोड़ा समझाने की कोशिश की तो वह मेरे और करीब आ गई और एक बार फिर से मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी, अगर आज तुम यहाँ नहीं होते तो शायद आज मैं कुछ कर बैठती। मुझसे अब यह ताने बर्दाश्त नहीं होते। कुछ मर्द होते हैं ऐसे जो औरत की भावनाओं की कदर करते हैं, उन्हें समझते हैं। विशाल, तुम उनमें से एक हो। अब मुझे ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा। मामी बात करते करते मेरा हाथ अपने हाथों में ले चुकी थी और मेरे हाथ को अब अपने हाथों से कुछ दबाने सी लगी थी। मैं उनकी बातों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन हाँ, मेरे मन में एक अलग ही तूफान जरूर उठ रहा था। उनका टच मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था और अंदर ही अंदर मेरा दिल कर रहा था कि मैं उन्हें कस कर पकड़ लूं, लेकिन मेरा ज़मीर इसके लिए मुझे गवाही नहीं दे रहा था।
उन्होंने मुझे फिर से कहा कि विशाल, तुम बहुत अच्छे हो। तुमसे जो भी लड़की शादी करेगी किस्मत वाली होगी। तुम औरत की इज्जत करना जानते हो और उनकी भावनाओं को समझते हो। तभी मैंने अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए कहा, मामी बताइए मेरा बेड कहाँ है और कहाँ सोना है। तो मामी कहने लगी, अरे विशाल, कैसी बातें कर रहे हो। यह गांव है और ठंड बहुत लगती है, तो तुम यही मेरे साथ इसी रज़ाई में सो जाओ। इसमें कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना। और मामी ने मुझे फिर से हाथ पकड़कर इसी रज़ाई में बिठा लिया और रज़ाई को मेरे ऊपर करते हुए बोली कि तुम ठंड से बचो, ठंड लगी तो और दिक्कत हो जाएगी। यह सब सुनकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। अब हम दोनों एक ही रज़ाई में थोड़े और करीब थे। न जाने यह सब क्या हो रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मामी कहने लगी, चलो तुमने मेरी कहानी तो सुन ली, मेरा दुखड़ा तो यही है। तुम बताओ अपने बारे में, तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या चल रहा है। तो मैंने उन्हें बताया कि मामी बस पढ़ाई पूरी हो चुकी है, जॉब की तलाश कर रहा हूँ। तो कहने लगी, कोई बात नहीं, जॉब मिल जाएगी, अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। इतना कहते मामी मेरे और करीब आ गई और कहने लगी, यह बताओ विशाल, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है मामी, बस आज तक ऐसी लड़की मिली ही नहीं जो मुझे पसंद हो। इतना सुनते ही मामी का फेस और ज़्यादा मेरी तरफ घूम गया और कहने लगी, बताओ तुम्हें किस तरह की लड़की चाहिए। मैंने भी लपक कर कह दिया कि आप जैसी होनी चाहिए। मामी कहने लगी, मेरे जैसी मतलब मुझ में ऐसा क्या है। तो मैंने कहा, जैसे आप खूबसूरत भी हैं, समझदार भी हैं और एक अच्छी इंसान भी हैं। तो मामी हंसते हुए कहने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। तभी मामी ने मुझे एक ऐसा सवाल पूछ लिया जो बहुत ही अजीब सा था। मामी कहने लगी, यह बताओ क्या मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। मैंने भी फटाक से कहा, हाँ बहुत अच्छी लगती हो। अब तो उनकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि वह भी मुझ में इंटरेस्ट ले रही थी। शायद मेरे मन में जो था उनके मन में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो था। बाहर ठंड बहुत बढ़ती जा रही थी, लेकिन अंदर का माहौल धीरे धीरे गर्म होता जा रहा था। मामी कहने लगी, तुम पहले इंसान हो जो मुझे बहुत ही समझदार और अच्छे लगे, और शायद मैं उन्हें इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं उनकी तारीफ़ कर रहा था, और हर इंसान को अपनी तारीफ़ सुनना बहुत पसंद होता है। बातें करते करते मेरे मन में एक बात आ रही थी, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा था, शायद मामी को बुरा ना लग जाए। न जाने क्यों मुझे महसूस हो रहा था कि मैं मामी का दिल ना तोड़ूं और उन्हें हमेशा खुश रखूं। न जाने क्यों मैं उनके गम को मिटाना चाहता था। मुझे उनका गम बहुत बुरा लग रहा था और फिर हिम्मत करके मैंने मामी से कह ही दिया कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। मामी कहने लगी, नहीं नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगी, बोलो ना क्या बात है। तो फिर मैंने हकलाते हुए कहा, मामी मैं आपको औलाद का सुख देना चाहता हूँ। मेरी बात सुनते ही मामी चौंक गई और मुझे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत कह दिया था। मैंने मामी से कहा कि मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने कुछ गलत कहा। तो मामी कहने लगी, नहीं नहीं विशाल, तुमने जो ठीक लगा और जो तुमने समझा तुमने बस वही कहा। मैं बस यही सोच रही हूँ क्या ऐसा करना गलत नहीं होगा। फिर मैंने कहा कि अगर कुछ ठीक करने के लिए और किसी को ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए कुछ गलत करना पड़े तो वह शायद मेरी नज़र में गलत नहीं होता। न जाने क्यों मामी मेरी बातों से सहमत हो गई, लेकिन कहने लगी, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। उसके बाद हम दोनों ही चुपचाप अपनी अपनी करवट पर सो गए। सुबह मुझे बारात के साथ ही वापस जाना था। मैं 9 बजे उठा और नहा धोकर तैयार हो गया। मैं बारात वाले घर में जाने लगा तो मामी कहने लगी, विशाल शाम को लौटकर यहीं पर आ जाना। आज मामी शादी में नहीं आई थी, वह बारात में नहीं जाना चाहती थी। उसके बाद मैं बारात में चला गया। रात हुई तो मैं वापस लौटा। मामी मुझे देखकर बहुत खुश हुई और मुस्कुराते हुए कहने लगी, विशाल मैंने आज पूरा दिन तुम्हें बस मिस किया। मामी ने कहा, खाना तो तुमने खा लिया होगा, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। मामी ने 2 कप कॉफ़ी बनाई और फिर से हम उसी बेड पर रज़ाई में घुसकर बैठ गए। मामी ने बातें करते करते मुझसे कहा कि विशाल मैं तुम्हारी कल रात वाली बात से सहमत हूँ। मैं मामी की बात सुनकर खुश हो गया और कहने लगा, देखना मामी, अब तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाले दिन खुशियों से भरे होंगे।
कहने लगी, मेरी खुशियों के लिए तुम्हारी हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी और मेरी आखिरी सांस तक तुम मेरे मन में एक देवता के समान रहोगे। और फिर उसके बाद कब हम दो जान से एक जिस्म हो गए पता ही नहीं चला। सुबह मामी जब उठी तो बहुत खुश थी। उनके चेहरे पर एक अलग ही निखार था। मामी ने मुझे फिर से एक बार शुक्रिया अदा किया कि तुमने मेरी झोली में खुशियाँ भर दी है। और फिर हम पूरा दिन बस इन्हीं सब बातों में लगे रहे। अब हमारे अंदर एक अजीब सा एहसास था। हम एक दूसरे की फीलिंग को साफ महसूस कर रहे थे। यह 2 दिन कैसे कटे मुझे पता ही नहीं चला। अब मैं मामी को छोड़कर जाने वाला था, लेकिन मुझे अपने घर भी जाना था। जब मैं घर जाने लगा तो मामी की आंखों में आंसू थे। मैंने मामी को गले से लगाया और उनसे फिर से मिलने का वादा कर अपने घर के लिए निकल पड़ा। करीब 2 महीने बाद मामी का मेरे पास कॉल आया और उन्होंने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं भी सुनकर बहुत खुश हुआ और कुछ ही महीनों बाद मामी के घर में एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। मैं भी इस बच्ची को देखने के लिए तड़प रहा था, लेकिन वह मामी मेरी दूर की रिश्तेदार थी, इसलिए बेवजह उनके घर पर जाना भी मुझे सही नहीं लग रहा था। उस टाइम स्मार्टफोन का ज़माना भी नहीं था जो मैं उस बच्ची को वीडियो कॉल पर देख पाता। और फिर 3 साल बाद फिर से एक शादी में मामी मुझसे टकराई। मैं अपनी बेटी को देखकर बहुत भावुक सा हो गया था, लेकिन न चाहते हुए भी मुझे अपने जज्बातों पर काबू करना पड़ा। मैं मामी को देखकर बहुत खुश था और उनकी खुशी देखकर मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने एक बहुत ही अच्छा और नेक काम किया है। और यह सब मुझे इसलिए गलत नहीं लग रहा था क्योंकि मैं मामी को बचपन से जानता था और शायद मैं उनसे मोहब्बत भी करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया था। दोस्तों, भले ही आपको यह मेरा रिश्ता गलत लगे, लेकिन मेरी नज़र में बिल्कुल भी गलत नहीं है। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? ज़रूर बताइएगा कि यह मेरे जीवन की सच्ची घटना है। आज तक इस घटना के बारे में किसी को भी नहीं पता है और मामा को यही लगता है उनकी औलाद उनकी इन्हीं बाबा और साधु संतों की वजह से उन्हें प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।